बिहार में कोरोना के केसों में कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य में करीब 4000 नए केस आए हैं और संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए लॉकडाउन भी एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। लेकिन बिहार के गांव और देहाती इलाकों में महामारी तेजी से फैल रही है, जिसकी वजह है वहां की बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं जो सरकार की पोल खोल रही हैं। न्यूज नेशन आपको महामारी में अलग अलग राज्यों के गांव से लचर मेडिकल सिस्टम की तस्वीरें लगातार दिखा रहा है और आज हम बिहार के कई गांव से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। जर्जर इमारत, टूटी हुई खिड़कियां, टूटे दरवाजे, जंग लगे ताले। तस्वीरों को देखकर आप इसे भूतिया हवेली समझने की भूल कर रहे होंगे, लेकिन ये बिहार के बदहाल अस्पताल हैं जनाब, जो उद्घाटन के सालों बाद डॉक्टरों और जरूरी सेवाओं के अभाव में इस हाल में पहुंच गए। बिहार के कोसी क्षेत्र में भी कोरोना ने कोहराम मचा रखा है, लेकिन सहरसा और सुपौल जिले के बदहाल अस्पताल सुशासन बाबू के विकास और महामारी के इस दौर में लोगों को जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराने के उनके दावों की पोल खोल रहा है। जरा ये तस्वीर देखिए। दोनों जिले के करीब 15 लाख की आबादी के लिए 14 करोड़ की लागत से बने चंद्रायण रेफरल अस्पताल का उद्घाटन साल 1995 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने किया था, ताकि आसपास के इलाके और खास तौर पर ग्रामीणों को इलाज की बेहतर सुविधा मुहैया करवाई जा सके। लेकिन हाय रे, इस अस्पताल की किस्मत उद्घाटन का शिलापट जो का त्यों है, लेकिन अस्पताल के अंदर और बाहर का नजारा देखकर आप माजरा समझ गए होंगे, जिसे यहाँ के स्थानीय लोग भी बयां कर रहे हैं। आप देख ही रहे, यहाँ पर जो है उप स्वास्थ्य केंद्र में भूसा भरा हुआ है, गोबर भरा हुआ, गोठा जो जिसे कहते हैं, गोबर भरा हुआ है। और यहाँ पर ना डॉक्टर हैं, ना नर्स है, ना दवाई है। एक पैरासीटामोल जो बुखार में, जो अभी के कोरोना काल में जो अहम ज़रूरी चीज़ है, वो तक नहीं यहाँ पर मिल रही है। एक भी टैबलेट नहीं मिल रही है, ना कोई डॉक्टर यहाँ पर आते हैं, कोई यहाँ का जो है देखरेख करने वाला कोई भी नहीं है। हम यही बताएंगे कि बिल्डिंग इतना पुराना है कि यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं उसको एक तो खुद अपने बीमारी से पीड़ित रहते, दोस्तों उनको ये डर रहता है कि जो कहीं ये बिल्डिंग ना गिर जाए। बिल्डिंग का इतना जर्जर हालत है कि आप खुद ही आप अपने ये कैमरा के माध्यम से आप दिखा सकते हैं। ये रेफरल हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, जो कि 1995 में ही बना था और ये 2021 बीतने के लिए जा रहा है। अभी तक ना ही कोई एक भी लाइट जल रहा है और लगता है कि कब गिर जाए ये मकान, कहना मुश्किल है। सालों पहले करीब 7 एकड़ की जमीन पर बने इस अस्पताल के लिए आलीशान भवन बनकर तैयार हुआ। लाखों के अत्याधुनिक मेडिकल उपकरण लगवाए गए, तामझाम के साथ उद्घाटन भी हुआ। लेकिन इसके बाद से ही अस्पताल की दीवारें और कमरे डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की बाट जोते जोते जर्जर हो गए। मशीन पड़े पड़े खराब हो गई और अस्पताल भूत बंगला में तब्दील होकर अब जमींदोज होने की कगार पर है। आपको बता दें कि सहरसा जिले की आबादी तकरीबन 21 लाख है। यहाँ कुल 201 स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र हैं। एक रेफरल अस्पताल चंद्रयान और एक पीएससी अस्पताल है। 10 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ 38 स्वास्थ्य उप केंद्र हैं। तो जिले में कुल डॉक्टरों की संख्या सिर्फ 153 है। यानी आप सोच सकते हैं कि ये स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टरों या नर्सों के भरोसे नहीं, बल्कि राम भरोसे चल रहे हैं और कोरोना काल में सुशासन बाबू के दावों और वायदों की पोल खोल रहे हैं, जिसका नमूना है कोसी इलाके का ये रेफरल अस्पताल। अब जरा सुशासन बाबू के राज्य में एक और ग्रामीण अस्पताल का हाल देखिए। जहां हेल्प नंबर लिखा हुआ है, वहां बकरियों का चारा रखा है। अस्पताल की इमारत में चरवाहा विद्यालय चल रहा है। जनता के टैक्स के पैसों से बनाए गए इस अस्पताल में कोरोना काल को देखते हुए सरकार की ओर से डॉक्टरों और हेल्थ स्टाफ की नियुक्ति का भी फरमान सुनाया गया। लेकिन मजाल है कि इस ग्रामीण इलाके में कोई सरकारी डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी कभी झांकने भी आया हो। यहाँ के पूर्व विधायक को जब इस बात की जानकारी मिली तो राजनीतिक रसूख और धौंस दिखाने के लिए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को फोन लगाकर स्थिति जाननी चाहिए, लेकिन सामने वाले का जवाब सुनकर वो भी हैरान थे। हाँ।
दिसंबर में वहाँ भेज दिए कि कुछ नहीं सही, कम से कम टीकाकरण तो शुरू हो, दवाई तो बटे। नहीं, पहले के दिनों में आज से 10 साल पहले यह हॉस्पिटल इतना सुचारू ढंग से चलता था कि यहाँ पर ऑपरेशन आज से 10 साल पहले की बात कैसे हम मेरे समय में स्थिति खराब रही, जब हमको जानकारी मिला तो हम तो सबसे पहला काम कर सकते कि एएनएम भेज दिए। अब धीरे धीरे अब उसके बाद कोविड आ गया है। तो अभी आपके द्वारा कोई प्रतिनियुक्त नहीं किया गया है एएनएम वगैरह? क्या इमली तुमने नाम आपको बता दिए, दिसंबर में उनको भेज दिए, भेज दिए, तो आपको तो नाम हम बता रहे हैं। तो वहाँ एक बार भी एक दिन भी नहीं आई है, ना दवा यहाँ पर आया है, इससे इसकी जानकारी चाह रहे थे आपसे। हम उनको उनका नंबर दे दे रहे हैं आपको, ठीक है? आप मॉनिटरिंग अथॉरिटी आपके पास है मैडम, आप उसके पदाधिकारी हैं, उससे ये जानकारी प्राप्त करिए या किन कारणों से अगर दावा वहां से उठाई तो। मोतिहारी जिले में करीब 70 स्वास्थ्य केंद्र हैं जिनका कमोबेश यही हाल है। ऐसे में आप समझिए सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है। अब जरा मोतिहारी से 3 घंटे की दूरी पर स्थित समस्तीपुर जिले के ग्रामीण अस्पताल का हाल आपको दिखाते हैं, जहां भी कोरोना महामारी विकराल रूप धारण कर चुकी है। इलाज के अभाव में गांवों के लोग दम तोड़ रहे हैं, लेकिन लोगों को बीमारी से निजात दिलाने के लिए समस्तीपुर के ताजपुर का रेफरल अस्पताल इतना जर्जर हो चुका है कि लोग यहां जाने से कतरा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच बिहार के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेने न्यूज नेशन की टीम पहुंची। राजधानी पटना से 71 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर, लेकिन यहां भी कमोबेश वही हालत थे जो दूसरे जिलों के हैं। अस्पताल की इमारत जर्जर हो चुकी है, परिसर जंगल में तब्दील हो चुका है। यहां जानवर बांधे जाते हैं, इमारत के अंदर जानवरों का चारा रखा जाता है। मुजफ्फरपुर में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की कमी इतनी है कि जिले के 14,000 लोगों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर है। पंचायतों में चल रहे उप स्वास्थ्य केंद्र की हालत खराब है, कमरों में ताले लटके हैं, जगह जगह कूड़े का अंबार है और चिकित्सा सेवा पूरी तरह से ठप पड़ी है। उप स्वास्थ्य केंद्र का स्थिति तो है कि कभी खुलता ही नहीं है। यहाँ का जो एएनएम है, डॉक्टर है, हमको नहीं लगता है कि ग्रामीण चिंते भी होंगे कि कौन डॉक्टर है, चूँकि आते ही नहीं है, बंद रहता है। तो यहाँ का स्थिति सफाई दयनीय है और कोरोना का जो स्थिति चल रहा है, इस तरह का दयनीय स्थिति रहेगा तो हम ग्रामीण भी अब बच नहीं पाएंगे। जिस तरह का शहर में स्थिति है वही स्थिति मतलब ग्रामीण में भी वही स्थिति होने वाला है। 13 में बना था और आज तक इसमें ताला जो है खुला ही नहीं। करोड़ों के लागत से मुनौल प्रखंड में है, ये मुजफ्फरपुर जिला के, और पिलखी पंचायत में है। और एक है जो आपका अस्पताल है मुरौले प्रखंड में, वो बिशनपुर बखरी में है। दोनों अस्पताल, एक 7 साल से और एक जो है 10 साल से, अभी तक नहीं वो अस्पताल जो है ताला तक नहीं। ग्रामीणों को कितनी दिक्कत होती है? ग्रामीणों को क्या देख लीजिए, वहाँ से 40 किलोमीटर आना पड़ता है। SKCM में अभी एक्सीडेंट हुआ, उसको एडमिट करवाया है, वहीं होता तो वहीं तो करवा लेते, उसका हल्का फुल्का इलाज, और जो है सदर आना पड़ता है, 40 किलोमीटर आना पड़ता है। मुजफ्फरपुर में करोड़ों की लागत से बने 2 अस्पताल 7 सालों से बंद पड़े हैं। ऐसे में ग्रामीण इलाकों के लोग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी तय करके शहर में अपना इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। लेकिन अव्यवस्था के इस आलम में भी सरकारी महकमे के लोगों के पास शिकायतों के सारे माकूल जवाब मौजूद हैं। एक लाइन से बधी गायें चारा खाने में मग्न हैं। तस्वीर देखकर तो आपको यही लग रहा होगा कि ये कोई गौशाला है, लेकिन इस इमारत की हकीकत जानने के लिए इस बोर्ड को देखिए जिसमें स्वास्थ्य केंद्र लिखा है। मधुबनी के खजौली गांव में 2000 की आबादी के बीच बने स्वास्थ्य केंद्र में ना तो आज तक किसी डॉक्टर और ना ही किसी स्वास्थ्य कर्मी का चेहरा दिखा। हाँ, तबेले में तब्दील इस केंद्र पर आपको पशु जरूर दिख जाएंगे, जो महामारी के इस दौर में यहाँ की बदहाली बयां करने के लिए काफी है। सेवा में आज से 10 साल पूर्व था, परंतु इतना बेहतर स्वास्थ्य सुविधा सरकार के द्वारा देने के बावजूद भी यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि या यूँ कहिए कि जो स्वास्थ्य प्रभारी है, उनकी लचरता के वजह से हमारे यहाँ न तो कोई दवा उपलब्ध हो पाती है यहाँ पर स्थानीय ग्रामीण को,
और न ही इस प्रकार का कोई सूचना उपलब्ध हो पाता है कि चाहे कोरोना काल में हो, कोई जांच हो या किसी भी तरह का स्वास्थ्य लाभ हो, यहाँ पर नहीं हो पाता। कोरोना संक्रमण को लेकर गांव में क्या तैयारियां हैं, ये समझने के लिए न्यूज नेशन की टीम पटना से 30 किलोमीटर दूर गोपालपुर गांव भी पहुंची। यहाँ एक पेड़ के नीचे छांव में लोगों का मजमा लगा है। कोरोना को लेकर यहाँ लोगों में जागरूकता दिखी। कुछ लोगों के चेहरों पर मास्क है तो कुछ लोगों ने गमछे से ही मुंह को ढक रखा है। गांव वालों की शिकायत सरकार से है। इनका कहना है कि सरकार ने उन्हें झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे छोड़ दिया है। सुनी पड़ी हैं गांव की गलियां, कारण संक्रमण का डर और फैल रहा संक्रमण। गांव-गांव घूमकर हम ये देख रहे हैं कि गांव में संक्रमण का भय कितना और संक्रमण को लेकर लोगों के अंदर तैयारी कितनी, यानी वो खुद से कितने तैयार और हमारी सरकार कितनी तैयार। क्या स्थिति है इस वक्त? कोरोना है। मौत हुई आप लोगों में? ना, मौत नहीं है। बीमार हुआ है, पॉजिटिव आया? एक पॉजिटिव आया हुआ हॉस्पिटल में बेटा बस्ती है। यहाँ पे बेटा व्यवस्था कितनी है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बेटा कोविड-19 बेटा बगल में है। यहाँ आप लोग गांव में कुछ व्यवस्था नहीं है? कुछ नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है यहाँ। कोई प्रचार वगैरह के लिए आता है कि कैसे कोरोना से बचें, क्या करें? कोई नहीं आता है, कोई नहीं। फिर आप लोग भगवान भरोसे भगवान इलाज जो करता है यहाँ लोकल फिर कैसे? ये झोला छाप डॉक्टर है, प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर है, वही लोग करता है। बिहार की राजधानी पटना से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर छतना गांव। इस गांव में ना तो अस्पताल है, ना ही कोई डॉक्टर। इस गांव में रहने वाले करीब 1200 लोगों की मजबूरी कहिए कि इन्हें इलाज के लिए ऐसे झोला छाप डॉक्टर के पास आना पड़ता है, जो कान में पानी जाने से लेकर कोरोना तक का इलाज करने से पीछे नहीं हटते। सीनियर कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, ये उस शख्स को दिया गया है पद जो कि इस वक्त बिहार के परसा प्रखंड के छतना गांव में लोगों का इलाज कर रहे हैं। बिहार में डॉक्टरों की इस तरह किल्लत है और कोरोना के कहर ने गांव-गांव में ऐसा कहर बरपाया है कि अब लोगों की बढ़ रही है ग्रामीणों की परेशानी। और ऐसे में बिहार में 20 से 25 हज़ार ऐसे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन किया गया है जो लोगों का इलाज कर रहे हैं। यहाँ पर राम प्रकाश जी हैं जिनके पास हम पहुँचे हैं इस गांव में, और देखिए ये हर चीज़ का इलाज कर देते हैं। गांव में जिसको जो परेशानी होती है आपको दिखेगा, यहाँ पर ये लोगों को पानी भी चढ़ा देते हैं। इनके पास एक बेंच की व्यवस्था है जिस पर लोगों को सुलाया भी जाता है और वहाँ पर सुला के उनका प्राथमिक उपचार भी किया जाता है ज़रूरत पड़ने पर। बिहार की नीतीश सरकार ने झोला छाप डॉक्टरों को कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का नाम दे दिया। इनसे मिलिए, ये है राम प्रकाश। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद 17 साल की उम्र से लोगों का इलाज कर रहे हैं और ये सिलसिला पिछले 30 सालों से बदस्तूर जारी है। आप लोग जो इलाज करते हैं वो क्या हर बीमारी का इलाज करते हैं? यस सर, हाँ, मतलब हमसे जो जितना होता है, ऐसे तो पेशेंट हर तरह के आते हैं, तो हमारे लायक जो रहते हैं उन्हें हम इलाज करते हैं और बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने पर, जटिल बात होने पर हम भेज देते हैं रेफर कर। कोरोना के पेशेंट्स आपके गांव में आए होंगे बहुत सारे? हाँ, आए थे। लक्षण बहुत सारे लोगों को आया था, करीब 20 से 25 लोगों का, और एडमिट जिसमें एक व्यक्ति थे जिनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। अब आप लोगों को कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का नाम दिया गया है? यस सर, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के रूप में हमें। तो पहले से आपके पास तो अभी कोई MBBS की डिग्री नहीं? नहीं, ऐसे IABA BA किए हुए और कोई डिग्री? IABA BA किए हुए हैं, डिग्री नहीं है। एक तरफ तो बिहार के गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं राम भरोसे हैं, तो दूसरी तरफ कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही भी भारी पड़ रही है। अब जरा मोतिहारी से आई इन तस्वीरों को देखिए। राज्य में लॉकडाउन लगा है, पाबंदियां सख्त हैं, बावजूद इसके इस बोलेरो जीप में ठसाठस भरकर ये लोग शादी समारोह में जा रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने इन्हें सजा भी दी। बाराती जा रहा है सर। चल यार धक्का मार। बिहार की करप्ट मेडिकल सिस्टम की एक और तस्वीर देखिए, जो धक्के लगने के बावजूद भी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रहे। यह है हाजीपुर के सदर अस्पताल में बेचारगी और लाचारी की गवाही देती एक तस्वीर, जहां कई दिनों से बंद पड़ी इस एम्बुलेंस को लोग धक्का लगा रहे हैं, रस्सी के सहारे खींचकर इसे स्टार्ट करने की जुगत लगा रहे हैं। लेकिन ये एम्बुलेंस भी यहाँ के सिस्टम की तरह टस से मस नहीं हो रही।
तो मरीजों की सेवा में भला कैसे काम आएगी। कोरोना को लेकर हेल्थ सिस्टम मुश्किल हालात में है। स्वास्थ्य व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किए जाने की जरूरत है, लेकिन तस्वीरों ने एक बार फिर बिहार के स्वास्थ्य विभाग की बेचारगी की पोल खोल दी है। ऊपर से जिले के सिविल सर्जन का कहना है कि भाई मशीन है, तभी तो ये मजबूरी है। देखिए, एम्बुलेंस एक ऐसा कोई गाड़ी नहीं है कि खराब नहीं होता है। खराब हो गया तो होता है कि उसको टॉर्चन करना ही है और उसको गैरेज में ले जाना है। चूँकि एम्बुलेंस जो है हमेशा चलते रहता है 24 आवर, तो स्वाभाविक है कि कभी न कभी ब्रेक डाउन हो जाता है। क्योंकि मशीनरी चीज़ है, इस पर कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन खराब होगा या चलते रहेगा। हाजीपुर के सरकारी अस्पताल में बेहाल एम्बुलेंस की कहानी पूरे बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली बयां कर रही है। तमाम दावा और उपायों के बाद भी बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था 2.5 दिन चले 2.5 कोस की कहानी कह रही है। ऐसे में लोगों को यह समझना होगा कि कोरोना के संक्रमण दर में भले ही थोड़ी सी कमी आई हो, लेकिन लोगों की लापरवाही और स्वास्थ्य सेवाओं की लाचारी के बीच यह महामारी बिहार में परेशानी और ज्यादा बढ़ा सकती है। न्यूज नेशन ने आपको लगातार बिहार के ग्रामीण अस्पतालों की चरमराई सिस्टम की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है, लेकिन आप खुद ही समझदार हैं। इसीलिए ढिलाई नहीं करनी और कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कर खुद अपना ख्याल रखना है, ताकि अस्पतालों का मुंह देखना ही ना पड़े। टीम न्यूज नेशन। सुशासन की सरकार में सेहत का कितना और कैसे ख्याल रखा जाता है, न्यूज नेशन ने इसकी पड़ताल में शहरों से लेकर गांव के गली कूचों तक की खाक छानी और इस विश्वसनीय रिपोर्ट को तैयार किया। हाजीपुर के बाद हमारा अगला पड़ाव रहा बोध गया, जो कि राजधानी पटना से करीब 98 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां हमारी टीम बतसपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। हेल्थ वेलनेस सेंटर का बड़ा भवन और खूबसूरती देखकर यही लगा कि जब कवर इतना सुंदर है तो किताब भी अच्छी ही होगी, यानी अस्पताल के इंतजाम अच्छे होंगे। लेकिन यहाँ अंदर का मंजर देखने लायक था। यहाँ तो कोई आवाज नहीं है, यहाँ तो कोई साधन नहीं। प्राइवेट यहाँ जाते हैं, बोध गया जाइए या तो फिर प्राइवेट डॉक्टर, यहाँ स्वास्थ्य का कोई सुविधा नहीं। तो हम लोग यहाँ तो कभी नहीं आते हैं और सब दिन तो बंद रहता है, तो यहाँ आके क्या करें। जब सुई पड़ रहा है तो 2 बार से आया यहाँ। बतसपुर का हेल्थ सेंटर अपनी बदहाली पर आंसू बहाता नजर आया। यहाँ बेड और अस्पताल के अंदर रखे मेडिकल उपकरण सड़ते नजर आए। धूल गंदगी देखने से ही पता चल गया कि यहाँ कभी कभार ही कोई आता होगा। दरअसल इसके पीछे वजह भी है। अब जबकि कोरोना गांव में फैल रहा है, तो सरकार को ग्रामीण अंचलों में मौजूद स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की सुध आई है। 10 साल पहले जब ये केंद्र बना था, तो वहाँ एक डॉक्टर के साथ 2 ANM की ड्यूटी लगाई गई थी, जिसका बोर्ड आज भी अस्पताल की दीवारों पर टंगा है और फाइलों में मेंटेन है। ये अलग बात है कि ANM यहाँ 1 महीने में 2 बार आती हैं और साफ साफ बताती हैं कि डॉक्टर्स की कमी है, इसीलिए हेल्थ सेंटर की दुर्दशा है। पहले 2 ANM थे, कॉन्ट्रैक्ट पर थी, वो रेगुलर हो गई, वो उसका दूसरा जगह हो गया, वो चल गई यहाँ से। अभी तो हम अकेले हैं। समस्या होता है नहीं, एक स्टाफ अकेले हैं तो मतलब हम चाहे तो क्षेत्र में रहें या तो फिर यहाँ रहेंगे, और यहाँ जब बंद रहता है तो फिर दिक्कत होता है। जैसे लोग को तो नहीं उतना, सब लोग को हम बता देते हैं कि हम इसी दिन आएंगे तो इसी दिन रहेंगे। ये हेल्थ सेंटर महीने में 1 दिन टीकाकरण के लिए ही खोला जाता है। यहाँ कोरोना के मरीजों की भर्ती तो छोड़िए, उन्हें देखने तक का आदेश नहीं है। सिर्फ OPD के इंतजाम किए गए हैं, जो कि पूरी तरह नाकाम है। सिविल सर्जन मानते हैं कि स्वास्थ्य कर्मियों की बेहद कमी है, लेकिन जो संसाधन मौजूद हैं, उन्हीं से काम चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मी की थोड़ा सा तो ANM की कमी है, लेकिन सब जगह एक ANM का काम तो चलाया ही जा रहा है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं चलाया जा रहा है। अब उसी ANM से हमको चूँकि वैक्सीनेशन भी कराना है, जांच भी करवाना है, हमको अभी DCSC और CCC भी लग गए हैं, तो वहाँ सब भी स्टाफ को भेजना है, लेकिन फिर भी उस समय काम चल रहा है। इलाके के ग्रामीणों का कहना है कि हेल्थ सेंटर बीमार होने की वजह से उन्हें 5 किलोमीटर दूर बोध गया CHC जाना पड़ता है, लेकिन अधिकारी अभी गांव में कम संक्रमण का राग अलाप रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तो नहीं बढ़ रहा है, पहले बीच में था, जिसमें काफ़ी एग्रेसिव टेस्टिंग कराया गया है और करीब 80% टेस्टिंग ग्रामीण क्षेत्रों में कराया जा रहा है। करीब 15 से 16 ब्लॉक अब ऐसे हैं जहाँ पर 0 केसेज आ रहे हैं प्रतिदिन। वहाँ पर हम लोग अब रैंडम टेस्टिंग भी शुरू कर रहे हैं और कुछ ही ब्लॉक में अब केसेज आ रहे हैं, बट फिर भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। अधिकारी कोरोना संक्रमण की दर में कमी का दम भरकर राहत की सांस जरूर ले रहे हैं, लेकिन आप खुद सोचिए, जो हेल्थ सेंटर एक इंजेक्शन देने लायक नहीं, वहाँ कोरोना जैसी महामारी का इलाज भला कैसे होगा।
दरअसल बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की सेहत कागजों में एकदम दुरुस्त है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हालात इसके बिल्कुल उलट हैं। इन तस्वीरों को ही देखिए, साफ सफाई है, बेड खाली है, वेंटिलेटर भी मौजूद है, लेकिन यहाँ फिर भी कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाज नहीं हो पाता, क्योंकि अस्पताल में रखे 8 वेंटिलेटर शोपीस की तरह हैं। इन्हें ऑपरेट करने वाला कोई नहीं। 6 वेंटिलेटर हम लोग को पीएम केयर्स फंड से प्राप्त हुआ था जी, और 2 वेंटिलेटर हम लोग को CSR मद से प्राप्त हुआ, तो कुल 8 वेंटिलेटर्स हैं। वेंटिलेटर चलाने के लिए विशिष्ट डॉक्टर के होने की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि इसमें इंट्यूबेशन करना होता है, जो काफ़ी तकनीकी चीज़ है और इससे पेशेंट की जान भी जा सकती है अगर ठीक तरीके से नहीं किया गया। यहाँ पर जिले में एक भी एनेस्थेटिस्ट वर्तमान में पदस्थापित नहीं है, इस कारण से चालू नहीं हो पाया था। एक तरफ सांस की तकलीफ से जूझते लोगों की जान जा रही है, तो दूसरी तरफ अस्पताल में मौजूद 8 वेंटिलेटर्स को चलाने के लिए किसी का ना होना, इससे भद्दा और क्रूर मजाक भला क्या हो सकता है। जो भी पेशेंट यहाँ आते हैं और वो वेंटिलेटर्स चालू नहीं रहने के कारण पेशेंट को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाता है, रेफर कर दिया जाता है। जो रास्ते में दम तोड़ देते हैं तो कोई बेगूसराय जा कर के दम तोड़ देते हैं। इसलिए हम सरकार से और जिला प्रशासन से मांग करते हैं जो अविलंब इस वेंटिलेटर को चालू किया जाए। जरा कल्पना कीजिए, अगर पीएम केयर फंड से मिले ये वेंटिलेटर चालू होते तो उन कितने कोरोना मरीजों की जिंदगी बचाई जा सकती थी, जो वेंटिलेटर सुविधा के अभाव में खगड़िया से भागलपुर या पटना रेफर हुए, लेकिन रास्ते में ही दम तोड़ गए। 8 वेंटिलेटर खगड़िया जिला अस्पताल को उपलब्ध कराया, लेकिन वेंटिलेटर को चलाने के लिए कोई टेक्नीशियन नहीं है, ना कोई उसके एक्सपर्ट चिकित्सक हैं जो कि वेंटिलेटर का प्रयोग कर सके। इसके कारण खगड़िया में जो पीड़ित आते हैं, कोरोना पीड़ित आते हैं, जो भी पेशेंट आते हैं, वेंटिलेटर के अभाव में जब उन्हें जिला अस्पताल से दूसरे अस्पताल के लिए रेफर किया जाता है। हालांकि अब यहाँ वेंटिलेटर के विशेषज्ञ डॉक्टर और तकनीशियंस की बहाली को लेकर इश्तेहार निकाले जा रहे हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो यहाँ इलाज की उम्मीद लेकर आए और लाश की शक्ल में लौट गए। कहीं और की बात तो छोड़िए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा का हाल ही देख लीजिए। बोर्ड लगा है लेकिन इमारत गायब है, और जो बचा है वो है खंडहर और बेहद जर्जर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में कई ऐसे स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं जो जीर्ण शीर्ण हालत में जैसे तैसे चल रहे हैं। तस्वीरें गवाह हैं, कहीं मकान गिर गया है तो कहीं भूसे के ढेर के बीच स्वास्थ्य उपकेंद्र चलाया जा रहा है। बिहार शरीफ हेडक्वार्टर से महज 5 किलोमीटर दूर कोरई पंचायत का महानंदपुर के हेल्थ सेंटर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ किस तरह की हेल्थ फैसिलिटी मिलती होगी। यहाँ तो आपको देखिए कि यहाँ की स्थिति में ये है कि यहाँ अगर ग्रामीण डॉक्टर जो छोटा मोटा डॉक्टर है नहीं रहे तो यहाँ के लोग को बचाना भी मुश्किल है। स्वास्थ्य केंद्र का हालत जर्जर है, 1994 में बना है, 96 के बाद से जर्जर स्थिति है। इस पर सरकार का ध्यान नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र का भी ध्यान नहीं है। तो एक बार कहे थे कि वीडियो साहब कहे थे कि तो हॉस्पिटल ठीक नहीं है, गिर जब कब गिर जाएगा, तो इसलिए डॉक्टर भी नहीं आता है, नहीं कोई कंप्यूटर है। इस कमरा तो है लेकिन न दरवाजा है न खिड़की, हर एक तरफ गंदगी का अंबार और एक कमरे में रखा पुआल। हालात ऐसे हैं तो डॉक्टर तो यहाँ क्या ही आते होंगे। यही कारण है कि पंचायत के करीब दर्जनों गांव के 5000 लोगों को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारी से लेकर नेता तक लिखित शिकायत की गई, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। आप समझ सकते हैं, जब सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले के स्वास्थ्य उपकेंद्र का ये हाल है तो दूसरे जिलों को अगर राम भरोसे कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। ये अच्छी बात है कि देश के दूसरे राज्यों की तरह बिहार में भी कोरोना के केस कम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे तीसरी लहर आने से पहले निपटना होगा। कई जगह वेंटिलेटर तो उपलब्ध हैं, लेकिन उनके विशेषज्ञ न मिल पाने के कारण परेशानी पैदा हो रही है। सासाराम के सदर अस्पताल में भी वेंटिलेटर महज शोपीस बनकर रह गया है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ऑपरेटर्स की कमी के चलते सभी वेंटिलेटर आज तक इस्तेमाल नहीं हो पाए हैं, जिसके बाद 7 वेंटिलेटर में से 5 को निजी अस्पतालों को दे दिया गया। सदर अस्पताल में अब भी 2 वेंटिलेटर हैं, लेकिन उनकी पैकिंग नहीं उतर पाई है। अधिकारी बार बार कह रहे हैं कि वो वैकेंसी निकाल रहे हैं, लेकिन उन्हें तकनीशियन नहीं मिल रहे। हालांकि सोचने वाली बात यह भी है कि निजी अस्पतालों को आखिर वेंटिलेटर चलाने वाले कैसे मिल जा रहे हैं।
बिहार के गांव में कोरोना की ग्राउंड रिपोर्ट में अब तक आपने देखा सहरसा, बेगूसराय, मोतिहारी, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जैसे इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल क्या है। लेकिन अभी पिक्चर अधूरी है। आइए अब आपको दिखाते हैं छपरा और मधुबनी में कैसे हैं स्वास्थ्य केंद्र के हालात। छपरा में अब तक हमारी पड़ताल से ये साफ हुआ कि यहाँ जो हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं वो या तो बंद हैं और जो खुले हैं उनमें सुविधाओं की भारी कमी है। कुछ ऐसी ही तस्वीर बिहार के बड़े शहर छपरा के रामपुर कला गांव में दिखी, जो शहर के करीब 10 किलोमीटर दूर है। बाहर से देखने पर यहाँ का हेल्थ सेंटर ठीक नजर आया, लेकिन दिन के 11 बजे के बाद भी इस केंद्र का ताला नहीं खुला था। आशा वर्कर और वैक्सीन कुरियर सभी केंद्र के बाहर आराम से बैठे हुए थे। जब मीडिया के कैमरे को उन लोगों ने देखा तो आनंद फानन में केंद्र को खोलकर उसकी सफाई करने लगे। ताला बंद था, मतलब ना ये तो मतलब 9 साढ़े 9 बजे तक खुल जाती है। आज लेट क्यों हो गया? आज लेट हो गया इसलिए सर कि इन लोगों के पास चाबी था, हम फोन किए हैं लेकिन इन लोग आने से लेट हो गया। यहाँ पे क्या व्यवस्था है इलाज के लिए? कुछ है व्यवस्था यहाँ पे? यहाँ पे क्या मिलता है? इलाज होता है कुछ? जी हाँ, डॉक्टर आते हैं तो अपना देखभाल करते हैं, रोगी को देखते हैं। हम आपको बता दें कि आयुष्मान भारत के तहत ग्रामीण इलाकों के स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ और वेलनेस सेंटर के रूप में तब्दील कर दिया गया है। बिल्डिंग को खूबसूरत लुक जरूर दिया गया है, कई कमरे भी बनवा दिए गए हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो इलाज करने वाले डॉक्टर। हेल्थ सेंटर पर रखे रजिस्टर ने यहाँ की पोल खोली। जब ओपीडी रजिस्टर का मुआयना किया गया तो उसमें 21 अप्रैल 2021 के बाद किसी भी मरीज की एंट्री नहीं दिखी, जिससे ये साबित होता है कि डॉक्टर इस सेंटर पर कभी कभार ही आते हैं। इलाज होता है यहाँ पे कुछ? जी, वो डॉक्टर साहब रहते हैं तो सर वो इलाज उनका सप्ताह में 1 दिन है, तो लोग आते हैं तो जो दवा यहाँ रहती है तो दिया जाता है, डॉक्टर साहब देखते हैं। हम लोग कोविड का टेस्ट भी कभी कर लेते हैं। ये कोविड आज नहीं आया है जो हम लोग जांच करें, नहीं तो आता है। जी होता है। किट वगैरह है? जी किट आज नहीं है, किट यहाँ नहीं मिला है। बिहार के ग्रामीण इलाकों के सरकारी अस्पतालों से डॉक्टर कैसे गायब रहते हैं उसकी तस्दीक ये तस्वीरें भी कर रही हैं। ये मधुबनी के उमगांव का CHC है, जहां सड़क हादसे में घायल महिला का इलाज डॉक्टर नहीं एम्बुलेंस चालक करता नजर आया। तो एक बार कहे थे कि वीडियो साहब को कहे थे कि तो हॉस्पिटल ठीक नहीं है, जब कब गिर जाएगा, तो इसलिए डॉक्टर भी नहीं आता है, नहीं कोई कंप्यूटर है इस स्थिति में। अभी तो देख ही रहे कि मतलब वहाँ डॉक्टर भी नहीं पहुँच रहा है 2-3 महीना से। नहीं, अभी कोई नहीं, इसमें कोई नहीं आ रहा है। तो आप आवेदन दिए थे कहीं? अब बोले थे कि इसमें कोई नहीं आ रहा है, तो आवेदन फिर लिख के देंगे। विभागीय पदाधिकारियों की नाक के नीचे मरीजों की जान से खुलेआम खिलवाड़ का ये नायाब नमूना है। सवाल यही है कि इतनी लापरवाही क्यों, इतनी दुर्दशा क्यों? ये सवाल हमने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से भी किया, तो सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। सर, गांव-गांव संक्रमण फैलने लगा है और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत हद तक सपोर्ट नहीं कर पाता है, तो इसके लिए क्या तैयारी? नहीं, अब हमारे पास रजनीश जी 13 महीने के अनुभव है और इन 13-14 महीनों के अनुभवों में हम सब लोगों ने अनुभव भी प्राप्त किया है, संसाधन भी इकट्ठा किया है, आधारभूत संरचनाओं का भी विस्तार किया है और इस बीमारी के रोकथाम के लिए जो सबसे बड़ा जरूरी चीज़ है वो है टेस्टिंग, फिर ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट। ये सारा काम हम बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। जगह घूमने पर यह लगता है कि जो PHC और APSC लेवल पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको और ज़्यादा मजबूत और बेहतर करने की ज़रूरत है। जो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी हो या टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हो या उनको खोले रखना है, उसकी और मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। डेफिनेटली आप बीमारी के समय से नहीं गुजर रहे हैं, आप महामारी के समय से गुजर रहे हैं। तो जो आप बात कर रहे हैं वो महामारी के समय कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कोई भी सरकार जो सारी व्यवस्था खड़ी करती है वो बीमारी परेशानी को ध्यान में रख के, मरीजों को ध्यान में रख के, क्योंकि रोग तो बहुत प्रकार के होते हैं, सभी प्रकार के रोगों को ध्यान में रख के, लेकिन यह जो एक विशेष प्रकार की महामारी आई है, निश्चित रूप से ऐसे परिस्थिति में जो आपका सुझाव है वो सही है। उधर बिहार में कोरोना से कम होते नए मामलों के बीच एक बार फिर लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। सबसे पहले बिहार में 5 मई से 15 मई 10 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। उसके बाद इसे 10 दिन के लिए बढ़ाया गया 25 मई तक और अब 1 जून तक। जिस कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है, कोशिश ये है कि जितनी बेहतर तरीके से हो सके लॉकडाउन का पालन हो, रोका टोकी से लोग समझें, संभलें। और इसका नतीजा ये है कि बिहार में आज की तारीख में 43 दिन बाद ऐसा हुआ जब संक्रमित मरीज 4000 के आसपास मिले हैं। पहले से लोगों ने निकलना कम किया है। हम लोग बहुत लोग को चेक कर रहे हैं कि कोई बाहर फालतू आदमी नहीं निकले।
रोकते हैं, उसको टोकते हैं, कई बाबू समझाते हैं, जो अगर फालतू निकल गया उसको भी समझाते हैं। देखिए जो सुरक्षा कर्मी जो लोग सड़क पे होते हैं, पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले, ये तमाम लोग मानते हैं कि लोगों ने निकलना घर से कम किया है। रोकने टोकने से लोग थोड़ा सा संभलते भी हैं, समझते भी हैं, और नतीजा ये हुआ कि बिहार में लॉकडाउन का बेहतर प्रभाव देखने को मिला है। यानी पिछले 20 दिनों में जिस तरीके से संक्रमित मरीजों की संख्या कम हुई है, संक्रमण कम हुआ है, रिकवरी रेट बेहतर हुआ है, सरकार वैक्सीनेशन की कोशिशों में जुट गई है, वैक्सीन लोग लेना शुरू कर चुके हैं, यानी एक व्यवस्था बननी शुरू हो गई है और ये व्यवस्था आगे कायम रहे, इसके लिए लॉकडाउन एक हफ्ते का ज़रूरी है। ये सच है कि कोरोना की दूसरी लहर अब थम रही है, लेकिन कई राज्यों से बच्चों पर कोरोना के असर की खबरें भी आनी शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा तीसरी लहर की चेतावनी भी एक्सपर्ट पहले ही दे चुके हैं। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर से अगर बचना है तो वैक्सीनेशन और स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर देना होगा, और बिहार में फिलहाल दोनों ही जगह हालात ठीक नजर नहीं आते। एक तरफ जहां स्वास्थ्य सुविधाएं खस्ताहाल हैं, तो वहीं वैक्सीनेशन पर सियासत भी भरपूर है। टीम न्यूज़ नेशन। अपने गिरोह की ताकत के जोश में 4 मई की रात सुशील कुमार ने जो कुछ किया उससे अब उसकी जिंदगी ही खतरे में आ चुकी है। कई कातिल इस वक्त उसके कत्ल की कसम खा चुके हैं। उसे जेल से लेकर बाहर तक हर तरफ खतरा है, और ये खतरा खुद उसने मोल लिया है। आइए अब आपको हम कड़ी दर कड़ी ये समझाते हैं कि आखिर गैंग्स ऑफ छत्रसाल का ये किस्सा है क्या। इस प्लेट में आप जो देख रहे हैं यही इस कहानी के मुख्य किरदार हैं। इनमें खूंखार गैंगस्टर और 3 खतरनाक डॉन हैं, और इसी चक्रव्यूह में अब सुशील कुमार बुरी तरह से फंस चुका है। दरअसल इनमें से 2 सुशील कुमार के दुश्मन हैं और 2 सुशील कुमार के दोस्त, और इसी दोस्ती और दुश्मनी के बीच लटक रहा है सुशील कुमार और उसकी जान। सबसे पहले कहानी के इस किरदार से मिलिए। नाम है सोनू महाल। सोनू, जिसकी तस्वीर हमारे पास नहीं, लेकिन इसका परिचय आपको बता देंगे कि आखिर ये इस कहानी का सबसे अहम किरदार क्यों है। गैंग्स ऑफ छत्रसाल का पहला किरदार, नाम सोनू महाल, पहचान गैंगस्टर, 10 से ज्यादा मर्डर के इल्जाम, बेहद खतरनाक शूटर, केस से रिश्ता मारे गए पहलवान सागर धनखड़ का साथी। सोनू महाल दरअसल वो शख्स है जो 4 मई की रात मारे गए पहलवान के साथ था। सुशील कुमार ने उसकी जमकर पिटाई की थी। यह शख्स भी बुरी तरह जख्मी है। कई स्टेट में दर्जनों संगीन गुनाहों को अंजाम दे चुका है। गैंगस्टर उस रात सुशील कुमार के चंगुल में फंस गया था। इसे सिर्फ मारा ही नहीं गया, बल्कि सूत्र तो यहाँ तक कहते हैं कि उसे पेशाब तक पिलाया गया। सुशील के साथ इस मामले में घायल हुआ सोनू महाल काला जठेरी गैंग से ताल्लुक़ रखता है, जिसके खिलाफ क्रिमिनल केस भी मिले हैं। तो उससे सुशील की नज़दीकियाँ, फिर जब सागर धनखड़ से सुशील का डिस्प्यूट हुआ, उसमें सोनू महाल ने सागर धनखड़ का साथ दिया, जिस वजह से सोनू महाल पर भी हमला किया गया। यही वजह है कि आज सुशील पुलिस से ज़्यादा डॉन के डर में है। सुशील कुमार का सबसे बड़ा अफसोस इस समय यही होगा कि आखिर ये बच कैसे गया, क्योंकि इसकी जिंदगी सुशील कुमार के लिए मौत से कम नहीं। सागर धनखड़ सुशील कुमार और उसके साथियों की पिटाई से मर गया था, लेकिन ये गैंगस्टर बच निकला, और सूत्र कहते हैं कि अपने अपमान का बदला लेने की कसम खा चुका है। यानी सुशील कुमार के लिए ये चलते फिरते यमराज से कम नहीं है। सोनू महाल काला जठेरी का ममेरा भाई बताया जा रहा है, और काला जठेरी ने सुशील को साफ तौर पर कह दिया है कि अगर उसने इस मामले में उससे बिना बात करे जिस तरीके से हमला किया, तो वह इसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे। तो सुशील पहलवान को इस बात का सबसे ज़्यादा डर है कि जेल के अंदर भी उसके ऊपर हमला करवाया जा सकता है। डकैती, कत्ल, जेल से कैदियों को छुड़ाना, ऐसी संगीन वारदात सोनू महाल के लिए रोज का काम है, और अब यह शख्स अपनी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद बनाकर जी रहा है, और वो है सुशील कुमार से इंतकाम लेना। साफ है, सुशील कुमार की सांसों को ग्रहण लग चुका है। अब सुनिए कहानी के अगले किरदार के बारे में। गैंग्स ऑफ छत्रसाल का दूसरा किरदार, नाम संदीप उर्फ काला जठेड़ा, पहचान खतरनाक डॉन, दुबई से अपना गैंग चलाता है। केस से रिश्ता सोनू महाल का चचेरा भाई। काला जठेड़ा हरियाणा से निकला वो अकेला डॉन है जो दुबई और बैंकॉक से अपना गिरोह चलाता है। दर्जनों संगीन वारदातें और हत्याओं को अंजाम देने के बाद इसका गिरोह इतना ताकतवर हो गया है कि काला जठेड़ा देश से बाहर निकल गया। सोनू महाल
को सुशील ने सागर धनखड़ के साथ बेरहमी से पीटा था, जिस वजह से काला जठेरी उसका दुश्मन हो गया और काला जठेरी ने उसको साफ कह दिया कि तुझे किसी तरह की मदद नहीं मिलेगी और तूने ये सही काम नहीं किया। ये वो जानकारी है जो बताती है कि सुशील पहलवान काला जठेरी से डर कर भी भाग रहा था। उसे दिल्ली पुलिस के अलावा डॉन का भी खतरा था और अब भी सुशील पहलवान को ये डर है कि काला जठेरी उसे जेल के अंदर नुकसान पहुंचा सकता है। और हम आपको बता दें कि काला जठेरी वो डॉन है जो विदेश से ऑपरेट करता है। कभी उसकी लोकेशन दुबई मिलती है, कभी वो थाईलैंड या बैंकॉक से ऑपरेट करता है। सुशील कुमार कल तक इसी के लिए काम करता था। दोनों मिलकर कब्जा और वसूली का काम करते थे। सुशील कुमार के पास पहलवानों की कमी नहीं, इसीलिए सुशील और उसके साथी पहलवान डॉन के लिए प्रॉपर्टी कब्जा करते। मॉडल टाउन की ऐसी ही एक प्रॉपर्टी पर झगड़ा हुआ। कब्जे के बाद सुशील कुमार को वो प्रॉपर्टी बेचकर डॉन को आधे पैसे देने थे, लेकिन सुशील के मन में लालच आ गया और उसने डॉन से दुश्मनी मोल ले ली। सागर धनखड़ मर्डर केस सिर्फ सागर की हत्या का मामला नहीं है, इसके पीछे एक गहरी कहानी है जो छत्रसाल स्टेडियम से शुरू होती है। छत्रसाल स्टेडियम में बतौर OSD सुशील की ये जिम्मेदारी थी कि वो यहाँ से खिलाड़ी तैयार करे, लेकिन सुशील के जो आपराधिक लिंक थे उसी वजह से कहीं ना कहीं उसने इस स्टेडियम को पहलवानों की जो बाउंसर्स हैं, पहलवानों से बाउंसर्स की प्रोडक्टिविटी का अड्डा बना दिया और इस जगह पर एक छत्र राज किया। और कहने वाले यह भी कह रहे हैं कि सुशील कुमार ने अगर देश को 2 पदक दिलाए तो 10-12 पदक खराब भी किए, यानी खिलाड़ी जो पदक ला सकते थे देश के लिए उनका करियर खराब करने में भी सुशील की भूमिका रही। और उसकी एक बड़ी वजह रही सुशील का आपराधिक गैंग से लगातार उसका ताल्लुक बढ़ना और जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हैं या टोल गेट पे जो बाउंसर्स तैनात करने का काम है, इस तरह के धंधों में सुशील कुमार की इन्वॉल्वमेंट लगातार बढ़ती गई। जैसे इतनी मुसीबत कम नहीं थी, उसके बाद ताकत के नशे में चूर सुशील कुमार ने डॉन के चचेरे भाई के दोस्त का कत्ल किया, बल्कि उसे लहूलुहान भी कर दिया। सुशील कुमार ने डॉन काला जठेड़ा के चचेरे भाई को पेशाब तक पिलाया। इसके बाद से ही डॉन जठेड़ा भी इंतकाम की आग में झुलस रहा है। जब अगले दिन सुशील को यह एहसास हुआ कि उसने किसके साथ क्या कुछ कर दिया तो वो घबराया और लगातार डॉन से माफी मांगता रहा, लेकिन उसे माफी नहीं मिली। यानी कुल मिलाकर सुशील कुमार अब 2 पार्टों के बीच फंस चुका है। सूत्रों का दावा है कि इस वक्त जठेड़ा गैंग से जुड़े हर सदस्य को सिर्फ एक जिम्मेदारी मिली, किसी भी कीमत पर इंतकाम। इसीलिए पुलिस हिरासत में भी सुशील कांप रहा है, क्योंकि जेल से पेशी पर आए बदमाशों को छुड़ाना, जेल से पेशी पर आए दुश्मनों को खुलेआम मरवाना जठेड़ा लंबे वक्त से करता रहा है। बीते महीने ही जठेड़ा गैंग ने अपने एक आदमी को दिल्ली की अदालत से रिहा करवाया। हालांकि फरार होने के बाद वो एनकाउंटर में मारा गया। काला जठेरी गैंग हाल में अभी चर्चा में आया जब GTV अस्पताल से कुलदीप उर्फ फज्जा को उसके गैंग ने भगाने की कोशिश की, जिसमें बाद में एनकाउंटर होने पर पुलिस ने भी एक बदमाश को मार गिराया था। ये वो जानकारियां हैं जो बताती हैं कि जो दिल्ली के जो टॉप गैंगस्टर हैं, चाहे वो काला जठेरी हो या नीरज बवानिया, उनसे सुशील कुमार के ताल्लुकात थे। लेकिन सुशील तो जुर्म की दुनिया का नया परिंदा है और वो जानता है उसने जो दुश्मनी जुर्म की दुनिया के 2 पेशेवर खिलाड़ियों से ली, वो जानी दुश्मनी बन चुकी है। इसीलिए सुशील बेहद खौफ में है, क्योंकि उसे डर है कि जेल हो या बाहर, अब कोई भी जगह उसके लिए महफूज नहीं है। लेकिन आखिर सुशील ने इस वारदात को अंजाम दिया ही क्यों? किसके कहने पर जठेड़ा गैंग से खुली दुश्मनी ली? आगे आपको इस कहानी के 2 और शातिर डॉन से मिलवाएंगे। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।